गुड इवनिंग बच्चों, आज हम लोग 7.22 क्वेश्चन करेंगे अल्टरनेटिंग करंट का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये बच्चों, जिसमें कहता है कि इन एनी एसी सर्किट इज द अप्लाइड इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वल टू द एल्जेब्रिक सम ऑफ द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द सीरीज एलिमेंट ऑफ द सर्किट इज द सेम ट्रू फॉर द आरएमएस वोल्टेज। तो पहला मैंने पढ़ा है, अब पहला मैं आपको बताऊंगा, तभी बाकी दूसरे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहना चाह रहा है कि अगर हमारे सर्किट में इंडक्टर लगा हो, कैपेसिटर लगा हो और रेजिस्टेंस लगा हो। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अभी तक जितने भी क्वेश्चंस थे, यहाँ पर हमने ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज लगा रखा है। देखिए, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज V इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी होता है। यहाँ पर इंडक्टर लगा हुआ है, यहाँ पर कैपेसिटर लगा हुआ है और यहाँ रेजिस्टेंस लगा हुआ है। क्वेश्चन में देखिए दो बातें होती हैं। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मतलब पहले क्या है उसको समझें, तभी आप आगे समझ पाएंगे। इंस्टेंटेनियस जो वोल्टेज होता है वो होता है तत्कालिक वोल्टेज, यानी कि उसी समय एट इंस्टेंट। जैसे मान लीजिए आप सर्किट चल रहा है, काम बिल्कुल कर रहा है, कहीं आप लगा है LCR सर्किट, आपको तुरंत एट इंस्टेंट कहा जाए कि टी सेकंड में, अब टी कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कुछ भी, टी सेकंड में वोल्टेज की क्या पोजीशन है हमारे सर्किट में, यानी टी सेकंड में इस पूरे सर्किट में वोल्टेज की क्या कंडीशन है। तो देखिए, मेन हमारा वोल्टेज तो V है जो हमने सप्लाई दे रखा है। तो एट इंस्टेंट जब हम देखेंगे तो मान लीजिए इसमें कुछ वोल्टेज होगा, जो कुछ भी हो, इसमें कुछ वोल्टेज होगा, इसमें कुछ वोल्टेज होगा। मान लीजिए इसमें वोल्टेज है VL, इसमें वोल्टेज है VC और इसमें वोल्टेज है VR। तो ये इंस्टेंट वोल्टेज की अभी हम बात कर रहे हैं। इंस्टेंट वोल्टेज में जो वोल्टेज एट इंस्टेंट हमको दिखाई पड़ेगा वो इन तीनों में खर्च हो रहा होगा, वो ये वाला अप्लाइड वोल्टेज खर्च कर रहा है। तो जो तीनों में वोल्टेज खर्च होगा उसका एल्जेब्रिक सम अगर हम ले लें तो हमको नेट वोल्टेज मालूम चल जाएगा कि एट दैट टाइम हमारे पास वोल्टेज क्या है। लेकिन जब बात हम, तो आप इसका आंसर क्या लिखेंगे, आप इसका आंसर ये लिखेंगे, ये चलिए मैं आंसर बताता हूँ बाद में। अब बात करते हैं आरएमएस वोल्टेज की। देखिए, आरएमएस वोल्टेज क्या होगा। आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज, और रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज में पूरा कंप्लीट साइकिल की बात करता है, यानी वोल्टेज जो डेवलप हो रहा है वो एट इंस्टेंट की नहीं बात हो रही है, वो हो रही है पूरे कंप्लीट साइकिल में। तो पूरे कंप्लीट साइकिल में हमको फेजर डायग्राम देखना पड़ेगा LCR का। तो आपने पढ़ा होगा LCR में फेजर डायग्राम VR, VL और VC इस तरह का होता है। करंट वोल्टेज से 90 डिग्री जो है पीछे होती है, इंडक्टर में, कैपेसिटर में आगे होती है। तो इसमें हम लोग अच्छी तरह मालूम है कि इसका जब वोल्टेज फाइंड आउट करते हैं तो इसमें वोल्टेज हम फाइंड आउट, आपने थ्योरी में पढ़ा हुआ होगा कि VL माइनस VC का होल स्क्वायर और प्लस VR का होल स्क्वायर। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के लिए ये चीज़ हमारी ठीक नहीं है, आप लिटरली ऐड नहीं कर सकते, आपको वेक्टर डायग्राम से ऐड करना पड़ेगा। और वेक्टर डायग्राम में हम जानते हैं, थ्योरी में हमने पढ़ा है, वो इस तरह से ऐड कर सकते हैं। तो आंसर हमको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा कि इन सीरीज LCR सर्किट, देखिए बच्चों, इसमें हमको लिखना पड़ेगा इन सीरीज LCR सर्किट इंस्टेंटेनियस अप्लाइड वोल्टेज, मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इंस्टेंटेनियस अप्लाइड वोल्टेज विल बी, यहाँ की बात कर रहे हैं इंस्टेंटेनियस अप्लाइड वोल्टेज की, विल बी इक्वल टू सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ ईच एलिमेंट सर्किट। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं ईच एलिमेंट सर्किट। तो यानी कि जो ईच एलिमेंट में है वोल्टेज, उनको हमने एल्जेब्रिक सम कर लिया, बढ़ रहा है प्लस कर लिया, घट रहा है माइनस कर लिया, या जो भी हो रहा हो एट इंस्टेंट, उस वक्त एट इंस्टेंट क्या हो रहा है तो अल्टरनेटिंग ही, तो हो सकता है वोल्टेज जो है बैक उस समय वोल्टेज हो रहा हो,
किसी में वोल्टेज एडवांस हो रहा हो तो वो इंस्टेंटेनियस हो गया। लेकिन अगर आरएमएस हम देखेंगे तो आरएमएस के लिए दिस इज नॉट ट्रू। फॉर आरएमएस वोल्टेज इट इज नॉट ट्रू, यानी ये आरएमएस वोल्टेज के लिए अलजेब्रिक सम ट्रू नहीं है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फेजर डायग्राम से आपको वोल्टेज फाइंड करना पड़ेगा। तो ये भाषा आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं, आराम से समझ में आना चाहिए, समझ में आ जाएगा तो आप अपने आप से एक्सप्लेन कर लें। अब बात करते हैं हम दूसरे क्वेश्चन की, जो इन्होंने कहा है सेकंड कि अ कैपेसिटर इज यूज्ड इन प्राइमरी सर्किट इन एन इंडक्शन कॉइल। तो अब ये क्या चीज़ है, देखिए ये क्या बला है। तो देखें, इसको पहले समझेंगे हम लोग बी पार्ट में हम लोग समझेंगे कि क्या कहना चाहता है। देखिए, अगर कहीं पर मान लीजिए आपका इंडक्टर कॉइल लगी है और इंडक्टर कॉइल में कहता है कैपेसिटर लगा होता है, तो क्यों कैपेसिटर का इस्तेमाल करते हैं? उसका रीज़न यही है, पूछता है कि इंडक्टिंग सर्किट में हम कैपेसिटर का इस्तेमाल क्यों करते हैं। देखिए हम जानते हैं कि जैसे, अच्छा एक चीज़ ये पूछ रहा है कि जब हम सर्किट ब्रेक करते हैं, सर्किट क्लोज करते हैं, है ना, अगर मान लीजिए सर्किट हमने क्लोज किया, देखिए आपने फैराडे का रूल पढ़ा है कि जब हम फैराडे और लेंज का जो इकट्ठे जो टोटल लॉ है वो यही कहता है कि जब हम इंडक्शन यानी इंडक्टिंग कॉइल में अगर हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इसके अंदर एक बैक ईएमएफ होता है जो हमारे वोल्टेज को रोकने की कोशिश करता है ना। तो जो आपका इंड्यूस्ड जो चीज़ होती है, इंडक्शन की बात जो हम कर रहे हैं कि अगर यहाँ वोल्टेज बढ़ाएंगे तो एक बैक वोल्टेज भी क्रिएट होता है जो हमको रोकता है, घटाएंगे तो बढ़ाने की कोशिश करेगा, बंद करेंगे तो बंद करने का अपोज करेगा, और चालू करेंगे, करंट स्टार्ट करेंगे तब हमारा अपोज करता है। यानी ये इसकी खास बात है कि ये लेंज के रूल को फॉलो करता है, और लेंज का रूल आपने बहुत अच्छा से पढ़ा होगा थ्योरी में। तो जैसे ही हम सर्किट को क्लोज करते हैं, एज सर्किट क्लोज, यानी कि हमने बंद किया इसको, तो इंडक्शन में एक खास होता है कि अगर हम सर्किट को ब्रेक करेंगे, बंद करेंगे, तो एक वोल्टेज इंड्यूस होता है ना, एन इंड्यूस्ड वोल्टेज, एक वोल्टेज इंड्यूस्ड हो जाएगा इसके अंदर, एन इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप, ठीक है, एक इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप हो जाएगा। और जब इंड्यूस्ड वोल्टेज डेवलप हो जाएगा तो इंड्यूस्ड करंट डेवलप हो जाएगी, इंड्यूस्ड करंट सेटअप स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि आप बंद कर रहे हैं ना, तो बंद करने का अपोज करेगा। ये वही है ना, लेंज का रूल है कि अपोज ही करता है। ये चालू करेंगे तो अपोज करेगा, बंद करेंगे तो अपोज करेगा, करंट वोल्टेज बढ़ाएंगे तो अपोज करेगा, वोल्टेज घटाएंगे तो अपोज करेगा। तो जब आपने सर्किट ब्रेक किया, बंद किया, तो एक हाई वोल्टेज जनरेट होगा जो कि इसको रोकने का प्रयास करेगा, बंद होने का प्रयास करेगा। और जब हाई वोल्टेज जनरेट होगा तो हाई करंट जनरेट होगी। जब हाई करंट जनरेट होगी तो क्या होगा, स्पार्किंग हो सकती है, और उस स्पार्किंग से बचने के लिए हमने यहाँ कैपेसिटर लगा दिया है। तो जो हाई करंट डेवलप होगी, इंड्यूस्ड होगी, वो हाई करंट कहाँ चली जाएगी, कैपेसिटर में चली जाएगी। तो जो इंड्यूस्ड करंट सेटअप होगी विल पास थ्रू द कैपेसिटर, वो कैपेसिटर में चली जाएगी। टू अवॉइडिंग द स्पार्किंग, तो क्या होगा, हम स्पार्किंग से बच जाएंगे, जो स्पार्किंग होने वाली होगी उससे बच जाएंगे, क्योंकि जो हाई करंट है वो इसमें चली जाएगी और ये कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। तो जो हाई करंट डेवलप हुई वो यहाँ चली जाएगी। ये तो हो गया हमारे क्वेश्चन बी का आंसर। अब हम लोग बात करते हैं सी वाले क्वेश्चन की। तो सी वाले क्वेश्चन में उसने बोला है कि एन इंड्यूस्ड अप्लाइड वोल्टेज सिग्नल कंसिस्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ डीसी वोल्टेज। देखिए, तो ये आपको क्वेश्चन तो खैर मिल जाएगा पढ़ने को, मैं इसका आंसर बताता हूँ कैसे इसको आंसर करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए यहाँ पर, अगर मान लें कि एक ये यहाँ पर एक इंडक्टर लगा हुआ है और एक कैपेसिटर लगा हुआ है,
तो यहाँ दो कंडीशन वो ने पूछी है कि जब डीसी सप्लाई करें और एसी सप्लाई करें तो क्या बिहेवियर होगा इसमें। देखिए फॉर डीसी हम जानते हैं डीसी के लिए फ्रीक्वेंसी जो है हमारी 0 होती है, क्योंकि डीसी में एक ही डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तो फ्रीक्वेंसी जो है 0 होती है। तो जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर यानी कि ये इसमें आपका इंडक्टर में जो वोल्टेज डेवलप होता है, मान लीजिए वीएल डेवलप होता है इंडक्टर में, और इंडक्टर में कितना डेवलप होगा आई आर एम एस इंटू एक्सएल, और एक्सएल की वैल्यू क्या होगी ओमेगा एल। तो जब यहाँ ओमेगा 0 होगा तो वीएल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब वीएल की वैल्यू यहाँ 0 होगी तो यहाँ वोल्टेज डेवलप नहीं होगा। अब बात करते हैं सी की, तो सी के लिए क्या होगा वी सी इज इक्वल टू आई आर एम एस इंटू एक्स सी। अब एक्स सी क्या है 1 अपॉन ओमेगा सी, तो ओमेगा की वैल्यू यहाँ पर क्या है 0, तो यानी ये क्या, अब देखिए 1 अपॉन 0, अब ये 0 हो जाएगा तो लगभग इन्फिनाइट वैल्यू देगा। मतलब एक मैं बता रहा हूँ कि बात भाई ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा एग्जैक्ट 0 तो नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर कुछ तो वैल्यू होगी उसकी, तो यहाँ पर एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि अगर 1 अपॉन इन्फिनाइट होगा तो ये मतलब ये 1 अपॉन 0 होगा तो ये वी सी की वैल्यू इन्फिनाइट होगी। यानी कि वी सी की मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज डेवलप होगा जिसको हम मेज़र कर सकते हैं, वी कैन मेज़र। तो यहाँ पर कैन गिव द सिग्नल इन कैपेसिटर में हमको कुछ सिग्नल दिखाई पड़ेगा वोल्टेज का। अब बात कर लेते हैं एसी के लिए, तो फॉर एसी, अब देखिए एसी में क्या होगा, एसी में अगर हम बात करते हैं तो एसी में वीएल की बात करें सबसे पहले, वीएल क्या होगा आई आर एम एस और एक्सएल क्या होगा ओमेगा एल। तो एसी में हमारा फ्रीक्वेंसी तो होगी, फ्रीक्वेंसी नॉट इक्वल टू 0, फ्रीक्वेंसी 0 नहीं होगी, तो यानी वोल्टेज डेवलप होगा इंडक्टर में, तो इट गिव द वोल्टेज इन इंडक्टर, यानी इंडक्टर में हमको वोल्टेज दिखाई देगा। लेकिन कैपेसिटर की अगर हम बात करते हैं तो कैपेसिटर में क्या होगा वी सी इज इक्वल टू आई आर एम एस और 1 अपॉन ओमेगा सी। तो यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू 0 तो नहीं होगी, कुछ होगी लेकिन बहुत हाई होगी, हाई लगभग आप समझिए इन्फिनिटी के अबाउट, है ना, क्योंकि 50 हर्ट्ज 100 हर्ट्ज लगभग जो है ज़्यादा होती है कैपेसिटर के लिए। तो जब ज़्यादा होगी या कुछ भी वैल्यू होगी हाई होगी तो ये क्या करेगा ऑलमोस्ट जो है यहाँ 0 शो करेगा, यानी वोल्टेज इसके बीच में लगभग 0 शो करेगा। तो जब 0 शो करेगा तो यहाँ पर हमको कुछ भी वोल्टेज दिखाई नहीं पड़ेगा। तो एसी के केस में हमको इंडक्टर में वोल्टेज सिग्नल मिलेगा और डीसी के केस में हमको कैपेसिटर में सिग्नल मिलेगा वोल्टेज का, तो ये इसका आंसर हो गया। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्वेश्चन डी की, और क्वेश्चन डी में देखिए कहता है चोक कॉइल इन सीरीज विद लैंप इज कनेक्टेड टू अ डीसी लाइन। देखिए अब यहाँ पर क्वेश्चन तो आप लोगों के पास होगा ही, है ना, तो अब एक साथ मैं ऐसे नहीं दिखा पाऊँगा क्वेश्चन और आंसर, तो क्वेश्चन समझते हैं। यहाँ पर आपके पास इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है, तो कहता है क्वेश्चन में कहता है कि हम जानते हैं कि डीसी सप्लाई में, देखिए हमें मालूम है फॉर डीसी सप्लाई इंडक्टर हमारा किस तरह बिहेव करेगा, जस्ट वायर की तरह बिहेव करेगा। क्यों? क्योंकि डीसी में हमारी फ्रीक्वेंसी 0 होती है, लिहाजा इस पर कोई भी वोल्टेज जनरेट नहीं होगा, और जब कोई वोल्टेज जनरेट नहीं होगा तो ये सीधा सीधा एक वायर की तरह बिहेव करेगा। लेकिन एसी के लिए ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि एसी जब हम इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर फ्रीक्वेंसी होगी कुछ ना कुछ, नॉट इक्वल टू 0 होता है, और जो फ्रीक्वेंसी होगी तो वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, कुछ ना कुछ इम्पीडेंस भी जनरेट होगा, क्योंकि जब देखिए एसी होगा तो यहाँ एक्सएल की वैल्यू डेवलप होगी, एक्सएल का मतलब ओमेगा एल, जब ओमेगा 0 नहीं है यानी एक्सएल डेवलप होगा, एक्सएल डेवलप होगा तो क्या होगा, रेजिस्टेंस डेवलप होगा, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि अ चोक कॉइल इन सीरीज विद लैंप इज कनेक्टेड टू डीसी लाइन, तो
तो कहता है कि अगर हम चोक कॉयल है मान लीजिए, चूँकि चोक कॉयल इंडक्टर की ही बनी होती है, चोक कॉयल में अगर आप डीसी का यूज़ कर रहे हैं तो क्या इसकी जो है क्या इसकी ब्राइटनेस कम होगी? तो देखिए डीसी सर्किट में ओमेगा की वैल्यू 0 होती है, तो जब ओमेगा की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर रेजिस्टेंस डेवलप नहीं करेगा, तो रेजिस्टेंस विल बी 0। तो जब रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा, मतलब रेजिस्टेंस कुछ इसमें असर नहीं डालेगा, तो ब्राइटनेस में कोई चेंज नहीं आएगा। नो चेंज इन ब्राइटनेस, नो चेंज इन ब्राइटनेस, आप ये लिख सकते हैं, ब्राइटनेस पे कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ फ्रीक्वेंसी हमारी 0 है, और जब फ्रीक्वेंसी 0 होगी तो ये एक जो इंडक्टर है एक वायर की तरह बिहेव करेगा, और वहाँ पर रेजिस्टेंस 0 होगा, अप्रॉक्स 0 होगा, जिसकी वजह से मतलब कोई भी ब्राइटनेस में प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन एसी के लिए अगर एसी सप्लाई आपने दे रखी है तो एसी सप्लाई ओमेगा की वैल्यू 0 नहीं होगी, और जब ओमेगा की वैल्यू 0 नहीं होगी तो एक्सएल की वैल्यू भी 0 नहीं होगी, और जब एक्सएल की वैल्यू 0 नहीं होगी इसका मतलब इम्पीडेंस होगा, यानी जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ होगी, ठीक है। और जब जेड की वैल्यू कुछ ना कुछ नॉट इक्वल टू 0 होगी, और जेड की वैल्यू जब कुछ होगी तो यानी जेड बढ़ेगा, इसका मतलब डीसी के अलावा जब हम एसी यूज करेंगे तो इम्पीडेंस बढ़ जाएगा इसमें, क्योंकि जब हम डीसी यूज़ कर रहे थे तो इम्पीडेंस था ही नहीं, रेजिस्टेंस था ही नहीं, लेकिन जब हमने एसी लगाया तो इसमें इम्पीडेंस आया, क्योंकि एक्सएल की वैल्यू 0 तो है नहीं, तो जब इम्पीडेंस आया तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी ब्राइटनेस जो है क्या हो जाएगी, डिम हो जाएगी, यानी कि लेस ब्राइट हो जाएगा, ये लेस ब्राइट, ठीक है। इसकी जो है वैल्यू जो ब्राइटनेस की है वो कम हो जाएगी, तो इसीलिए कम हो जाएगी क्योंकि एसी सप्लाई में इम्पीडेंस की प्रॉब्लम आ जाती है, इम्पीडेंस आ जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग सबसे लास्ट में ई वाले क्वेश्चन की। ई वाला क्वेश्चन कहता है व्हाई अ चोक कॉइल इंडिकेटेड इन यूज ऑफ फ्लोरोसेंट ट्यूब विद ए एसी मेंस, व्हाई कैन बी नॉट यूज इन ऑर्डिनरी रजिस्टर इंस्टेड ऑफ चोक कॉइल। तो देखिए कहता है कि अगर चोक कॉइल हमने यूज़ की है फ्लोरोसेंट ट्यूब के लिए, देखिए फ्लोरोसेंट ट्यूब जो ट्यूबलाइट्स होती हैं उनके लिए हम लोग चोक कॉइल यूज़ करते हैं। क्यों चोक कॉइल यूज़ करते हैं? देखिए चोक कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस बहुत हाई होता है, ये आप थ्योरी में पढ़िए चोक कॉइल के बारे में, तो चोक कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस बहुत हाई होता है, सेल्फ इंडक्टेंस हाई होता है, ठीक है। सेल्फ इंडक्टेंस आप चोक कॉइल पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, सेल्फ इंडक्टेंस हाई होता है, जिसकी वजह से जेड की वैल्यू हाई होती है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल, तो एक्सएल हाफ का हाई होगा तो जेड की वैल्यू हाई होगी, जब जेड की वैल्यू हाई होगी तो करंट हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ई अपॉन जेड। जब जेड की वैल्यू हाई होगी तो करंट हमारी क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी, और जब करंट हमारी लो हो जाएगी तो करंट के लॉस भी कम होंगे। जब आई की वैल्यू कम होगी तो हम चूँकि होता क्या है कि 220 वोल्ट पे चलाना है, अगर मान लीजिए ट्यूब लाइट को, तो 220 वोल्ट पर तो ये हमको सीधा नहीं, इनको 220 पे चलाना है, इसको कम करंट चाहिए होती है। तो कम कैसे करंट करेंगे, तो कम करंट के लिए करने के लिए हमको जेड की वैल्यू इस जो कॉइल में बढ़ानी पड़ेगी, तो उसका प्रोसेस होता है, उसके अंदर लेमिनेशन करते हैं, उसके अंदर बहुत सारा जो है कोर डालते हैं, सॉफ्ट आयरन कोर डालते हैं, जिसकी एक्सेल की वैल्यू बढ़ जाती है, जब एक्सेल बढ़ता है जेड बढ़ जाता है, जेड बढ़ता है तो आई कम हो जाता है, तो आई कम करने से हमारे पावर लॉस जो है लेस हो जाते हैं, पावर लॉसेस जो होते हैं वो लेस हो जाते हैं, क्योंकि जब करंट हमारी कम हो जाएगी तो पावर लॉस भी कम होगा, क्योंकि करंट जब हमारी ज़्यादा होगी तो पावर लॉस ज़्यादा, क्योंकि इसको चाहिए थोड़ी करंट, और थोड़ी करंट इसको मिल गई तो ये हमारी चल गई, हमारी जो रॉड है वो चालू हो जाएगी, तो वहाँ पावर लॉसेस हमारे कम हो जाएंगे। लेकिन अगर इसकी जगह हम एक रेजिस्टेंस वायर यूज़ करें, चोक कॉइल ना यूज़ करें, क्वेश्चन ये कहता है अगर हम रेजिस्टेंस वायर एक यूज़ करें, रेजिस्टेंस वायर यूज़ करते हैं, तो रेजिस्टेंस वायर यूज़ करने से क्या होगा, रेजिस्टेंस वायर अगर हम यूज़ करते हैं तो वो पावर लॉस को कम नहीं करेगा, पावर लॉस बढ़ा देगा, क्योंकि पावर लॉस का फार्मूला होता है VRMS IRMS और cos फाई। जब हम रेजिस्टेंस यूज़ करेंगे तो cos फाई की वैल्यू भी हमारी 1 हो जाएगी। क्यों? क्योंकि फेज डिफरेंस वोल्टेज और करंट के बीच नहीं होता है जब रेजिस्टेंस आप लगाते हैं। जब आप रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं तो करंट और वोल्टेज का फेज डिफरेंस 0 होता है,
तो जब कॉस जीरो की वैल्यू होगी 1, यानी पावर लॉस ज़्यादा होगा। जब ये वैल्यू रहेगी ही नहीं तो पावर लॉस ज़्यादा होगा। तो रेजिस्टेंस के केस में पावर लॉस ज़्यादा होगा, मोर पावर लॉसेस इन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस में पावर लॉसेस ज़्यादा होंगे, इसीलिए हम लोग चोक कॉइल का इस्तेमाल करते हैं। चोक कॉइल में क्या होता है, एक्सेल की वैल्यू ज़्यादा होती है, जिससे जेड ज़्यादा होता है और जिससे आई कम होता है। तो आई कम होने से हमारा क्या होता है, उतनी ही आई इसको चाहिए जितनी इसकी ज़रूरत है, ज़्यादा वेस्ट करने की ज़रूरत क्या है। इसीलिए हम लोग इंडक्टर कॉइल यूज़ करते हैं चोक कॉइल के साथ। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आया होगा। गुड बाय।